सोचिए, रात के 2 बजे एक मेडिकल इमरजेंसी आती है। आपने आमने सामने रहने वाले अपने सगे भाई से 3 लाख रुपए कैश ले लिए ताकि तुरंत हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर सकें। और ठीक 1 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है जिसमें पूरे 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। एकदम 100% फाइन। सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना लगता है ना? पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अपनी ही फैमिली के अंदर किए गए सिंपल कैश एक्सचेंजेस भी आपको फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह फंसा सकते हैं। हाँ, मतलब ये वाकई में काफी शॉकिंग हो सकता है लोगों के लिए। अगर आप ऐसी और नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन भी यही है। हम अप्रैल 2026 से आने वाले इन स्ट्रिक्ट इनकम टैक्स रूल्स को मिलकर डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। बिना किसी भारी भरकम टैक्स जार्गन के हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि रूल्स क्या हैं, बल्कि ये समझेंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट का ट्रैकिंग सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम उन हिडन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आम लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि आप लोग हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड रह सकें। सही कहा आपने। और ये डिटेल में जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंट का फोकस अब सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स या बिजनेस टाइकून्स पर नहीं है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूल्स के बाद देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज और छोटे बिजनेस ओनर्स भी इस एल्गोरिथमिक ट्रैकिंग के डायरेक्ट रेडार पर आ गए हैं। तो सिस्टम अब मैनुअल नहीं रहा है, राइट? हाँ, पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुका है। अगर आपको बाउंड्री लाइंस नहीं पता ना, तो एक छोटी सी एवरीडे कैश ट्रांजैक्शन भी सिस्टम में रेड फ्लैग ट्रिगर कर सकती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस बाउंड्री लाइन की ही बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि रिलेटिव्स के बीच टैक्स के रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। हाँ, वहाँ एग्जेम्पशंस मिलती हैं। पर इन नए रूल्स ने रिलेटिव वर्ड को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। मतलब इंडियन सोसाइटी में रिश्तेदारी का जो पैमाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पैमाना है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं। इंडियन कल्चर में तो पड़ोसी भी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, पर टैक्स डिपार्टमेंट का लॉजिक बहुत मैथ ड्रिवन है। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉजिकल बाउंड्री बनाई है जिसे हम एक वर्टिकल ट्री की तरह समझ सकते हैं। वर्टिकल ट्री? हाँ, जैसे फैमिली ट्री होता है। हाँ, एग्जैक्टली। आप अपने से 3 लेवल ऊपर जा सकते हैं, यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और 3 लेवल नीचे जा सकते हैं, यानी आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। और ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड अप्लाई होता है। राइट। तो ऊपर और नीचे की जनरेशन्स तो क्लियर हैं, पर ब्रांचेस का क्या? क्योंकि फैमिलीज तो हॉरिजॉन्टली भी एक्सपैंड होती है ना। साइडवेज यानी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस में आपके सिबलिंग्स आते हैं और आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी की तरफ से भी सेम 3 जनरेशन्स ऊपर और नीचे कवर होती हैं। ओके, और भाई बहन के स्पाउसेस? हाँ, दोनों स्पाउसेस के भाई बहन और उनके स्पाउसेस भी सेफ जोन में हैं, जैसे साला, साली, देवर, जेठ, ननंद, और उनकी पत्नियां या पति जैसे भाभी, देवरानी। पेरेंट्स के भाई बहन यानी चाचा, मामा, बुआ, मौसी भी इस रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और HUF का क्या रोल है इसमें? अगर किसी की HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके कर्ता और मेंबर्स भी इस सेफ जोन के अंदर आते हैं। देखिए, इंडियन वेडिंग्स में मेहमानों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से शादी में पनीर खाने वाला हर इंसान रिलेटिव नहीं होता। ये लिस्ट काफी टेक्निकल लग सकती है। हाँ, टेक्निकल तो है थोड़ी, पर मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कैच इस बात में है कि इस सेफ जोन के बाहर कौन बचा है। क्योंकि इंडिया में कजिन्स को ही रियल ब्रदर्स या सिस्टर्स जैसा माना जाता है, पर रूल्स के हिसाब से मेरे अपने कजिन्स या मेरे कॉलेज के सबसे क्लोज दोस्त मेरे लिए टोटल स्ट्रेंजर्स हैं। ना सिर्फ कजिन्स और दोस्त, बल्कि आपके लिव इन पार्टनर्स, पड़ोसी, और यहाँ तक कि अगर आपकी सगाई हो चुकी है ना, तो आपके फियांसे या फियांसे भी शादी वाले दिन तक नॉन रिलेटिव ही काउंट होते हैं। वेट, रियली? सगाई के बाद भी? हाँ, बिल्कुल। और इससे भी एक बड़ा सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है आपके सगे भाई बहन के बच्चे, यानी आपके नेफ्यूज और नीसेस। टेक्निकली रूल्स उन्हें भी डायरेक्ट रिलेटिव नहीं मानते जब बात एग्जेम्पशंस की आती है। वेट, मेरा सगा भतीजा या भांजा टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नॉन रिलेटिव? ये लॉजिक तो थोड़ा समझ से बाहर है। गवर्नमेंट आखिर ऐसी स्ट्रिक्ट और अननेचुरल बाउंड्री क्यों ड्रॉ कर रही है जहां एक अंकल अपने भतीजे के लिए फाइनेंशियल एक्सचेंज नहीं कर सकता? उसके पीछे एक बहुत सॉलिड हिस्टोरिकल रीजन है। पहले दशकों में लोग अपना ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड कैश छुपाने के लिए उसे अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, दूर के कजिन्स और नेफ्यूज के अकाउंट्स में रोटेट करते थे।
तो वो रोटेशन रोकने के लिए ये लूप क्लोज किया गया है। एग्जैक्टली टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इस कॉम्प्लेक्स वेब को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। इसलिए उन्होंने मैकेनिज्म को सिंपल कर दिया। उन्होंने एक टाइट सर्कल बनाया। तो इस सर्कल के अंदर ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री है। हाँ, इस सर्कल के अंदर मिला हुआ गिफ्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री है, पर इस सर्कल के बाहर से अगर पैसा आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। एक बार ये बाउंड्री क्लियर हो गई तो उनके सॉफ्टवेयर के लिए अनोमलीज पकड़ना आसान हो गया। So if the government has deliberately made the relative circle so tight to stop that unaccounted money rotation, it begs the question, how do they monitor the money flowing inside that safe circle? वो इसलिए क्योंकि रिलेटिव्स के अंदर एग्जेम्पशंस तो हैं, पर उसकी भी एक प्रैक्टिकल लिमिट होती है। राइट, क्योंकि मैं अपने फादर से अनलिमिटेड कैश तो नहीं ले सकता। दैट ब्रिंग्स अस टू द एक्चुअल फिजिकल कैश वॉल। जी हाँ, और उस कैश वॉल का नाम है सेक्शन 186, जिसे पहले हम सेक्शन 269 ST के नाम से जानते थे। नए रूल्स में इसको और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है। तो बेसिकली नए रूल की लिमिट क्या है अभी? रूल बहुत सिंपल है। कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता, और ये लिमिट आपके एब्सोल्यूट क्लोज रिलेटिव्स पर भी अप्लाई होती है। We all know there's always been friction with cash, but penalizing a 2.5 lakh cash exchange for a medical emergency between father and son with a 100% penalty seems incredibly aggressive. सुनने में अग्रेसिव लगता है, पर उसके पीछे एक मैक्रो लॉजिक है। अगर मैं एक जेन्युइन इमरजेंसी में फंसा हूं और मेरे फादर मुझे कैश दे रहे हैं, तो डिपार्टमेंट उसे कॉर्पोरेट मनी लॉन्ड्रिंग की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? What's fascinating here is the government's focus is entirely on the mechanism of transfer, not the emotion or the emergency behind it. डिपार्टमेंट का लॉजिक ये है कि आज के डिजिटल एज में NEFT, RTGS और UPI हर वक्त अवेलेबल हैं। तो अगर हम फॉर्मल बैंक से ट्रांसफर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर वही फादर अपने बेटे को बैंक ट्रांसफर के थ्रू 50 लाख रुपए भी भेज देना, तो टैक्स डिपार्टमेंट 1 रुपया पेनल्टी नहीं लगाएगा, क्योंकि फादर रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। आई सी। तो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फिजिकल कैश पर हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैश की हैंडलिंग पर है। वो चाहते हैं कि सिस्टम में करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन कम से कम हो, और इसीलिए पेनल्टी भी इतनी ब्रूटल रखी गई है, 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। आपने 2.5 लाख रुपए कैश लिया तो आपकी पेनल्टी भी पूरी 2.5 लाख होगी। तो एसेंशियली यू आर पेइंग डबल। लेकिन यहाँ एक लूपहोल दिमाग में आता है। लोग बोलेंगे चलो ठीक है, 2 लाख एक बार में नहीं ले सकते, मैं सुबह 1 लाख ले लेता हूँ और शाम को बाकी का 1 लाख ले लूंगा। ये रूल ठीक से काम कैसे करता है? वो लूपहोल एक्चुअली उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये जो 2 लाख की लिमिट है, ये पर पर्सन पर डे के हिसाब से ट्रैक होती है। ओह, तो उसमें पूरे दिन भर का टोटल देखा जाता है। एग्जैक्टली। अगर आपने सुबह 1.5 लाख लिए और शाम को 50,000 लिए उसी सेम इंसान से, तो उस दिन का टोटल 2 लाख हो गया। आपने लिमिट ब्रीच कर दी और पेनल्टी लग जाएगी। और इससे भी बड़ा डेंजरस सिंगल इवेंट या ओकेजन वाला क्लॉज। सिंगल इवेंट, इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में शादी है, मैंने एक इवेंट प्लानर और केटरर बुक किया। शादी के फंक्शंस 3 दिन तक चलने वाले हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल। अब मान लीजिए उस केटरर का टोटल बिल बनता है 2.5 लाख रुपीज। आप उस केटरर को संगीत वाले दिन 80,000 कैश देते हैं, शादी वाले दिन 90,000 कैश देते हैं, और रिसेप्शन के बाद अगले दिन बचे हुए 80,000 कैश दे दिए। हाँ, अब आप और केटरर दोनों ये सोच रहे हैं कि किसी भी दिन 2 लाख का कैश एक्सचेंज तो नहीं हुआ ना, लेकिन डिपार्टमेंट देखेगा कि शादी एक सिंगल ओकेजन या इवेंट है। ओह नो, तो तीनों दिन का अमाउंट जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा। उन तीनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ जोड़ा जाएगा, टोटल 2.5 लाख बनेगा, और उस केटरर पर 100% पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि उसने एक सिंगल इवेंट के अगेंस्ट 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव किया है। वाह, तो मतलब टुकड़ों में पैसे देना भी आपको नहीं बचा सकता अगर इवेंट एक ही है। ये तो सीधा सीधा बिजनेसेस को फोर्स कर रहा है कि वो डिजिटल पेमेंट्स ही एक्सेप्ट करें। सही समझे आप, यही उनका एंड गोल है। और मुझे लगता है इसे सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज, बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस को ही एक्सेम्पशन मिली हुई है, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है। बाकी किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस के लिए इसमें कोई छूट नहीं है। ओके, तो अगर डायरेक्ट बड़ी कैश ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्ड हैं, लोग डेफिनेटली इसका कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। जैसे अगर मैं एक आदमी से 2 लाख नहीं ले सकता, तो मैं 5 अलग अलग रिलेटिव से 1.9 लाख रुपए ले लेता हूँ। पर उसके बाद आप उस कैश का करेंगे क्या? कहीं तो रखना पड़ेगा। फिर मैं उस पैसे को अलग अलग बैंक्स में थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट कर दूंगा।
मैं HDFC में थोड़ा डालूंगा, थोड़ा SBI में और थोड़ा ICICI में। सिस्टम को कैसे पता चलेगा? If we connect this to the bigger picture, लोगों को ये गलतफहमी है कि हर बैंक एक अलग आइलैंड की तरह काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपार्टमेंट अब उस कैश को भी माइक्रो मैनेज कर रहा है जो सिस्टम में वापस जा रहा है। मतलब बैंक्स आपस में कनेक्टेड हैं इस ऑटोमेटेड ट्रैकिंग के लिए। हाँ, नए रूल्स के तहत आप अपने सारे सेविंग्स अकाउंट्स को मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते अगर आपके पास पैन कार्ड है। और अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो? अगर आप पैन यूज नहीं करते, सिर्फ आधार के बेसिस पर अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लिमिट और भी कम होकर सिर्फ 5 लाख रुपए रह जाती है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा और डीपली समझते हैं। आपने कहा सारे अकाउंट्स को मिलाकर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन अकाउंट्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक कैसे कर रहा है? कोई ऑडिटर बैठ के हर बैंक स्टेटमेंट तो चेक नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS और उनके एडवांस्ड एल्गोरिथम्स काम आते हैं। इसे एक सेंट्रलाइज्ड टोल प्लाजा की तरह समझिए। ओके, सेंट्रलाइज्ड टोल प्लाजा, इंटरेस्टिंग एनालॉजी। HDFC, SBI, ICICI ये सब सिर्फ अलग-अलग टोल लेन्स हैं। आप चाहे किसी भी लेन से निकले, हर लेन पर कैमरा लगा है और वो सब एक ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम को डेटा फीड कर रहे हैं। तो बेसिकली पैन कार्ड वहां एक ट्रैकर का काम करता है। एग्जैक्टली। जैसे ही आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड सिस्टम में हिट होता है, एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सारे बैंक्स का कैश डिपॉजिट जोड़ने लगता है। 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस होते ही बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके पैन के अगेंस्ट एक रेड फ्लैग रेज कर देता है। और आपको घर पर नोटिस जनरेट हो जाता है। दैट टोल प्लाजा एनालॉजी मेक्स परफेक्ट सेंस। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट ट्रैक कर रहा है। हाँ। अब इसमें एक और लेयर ऐड करते हैं। हमने बात की उन गिफ्ट्स की जो नॉन रिलेटिव से आते हैं, जैसे दोस्त। हाँ, दोस्त डेफिनेटली नॉन रिलेटिव्स में आते हैं। वहां पर रूल्स कैसे फंक्शन करते हैं? क्योंकि अगर कोई दोस्त मेरी जेन्युइन फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, तो वो टैक्स के दायरे में कैसे आएगा? वहाँ रूल्स थोड़े और भी टाइट हैं। अगर आपको अपने नॉन रिलेटिव से एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिलता है, बिना किसी सर्विस या प्रोडक्ट एक्सचेंज के, यानी पूरे गिफ्ट के रूप में। हाँ, तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कैश पर लागू नहीं होता, बैंक ट्रांसफर पर भी बराबर लागू होता है। Just to be mathematically clear so everyone understands the real world impact, let's say I fall in the 30% tax bracket. मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त जून में मुझे 30,000 रुपए मदद के तौर पर देता है। ठीक है। फिर दिसंबर में वो 25,000 रुपए और देता है। टोटल साल में मुझे 55,000 रुपए मिले। द रूल सेज इट फॉल्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या मैं सिर्फ उस एक्स्ट्रा 5,000 रुपए पे टैक्स दूंगा जो 50K के ऊपर है, या पूरे 55,000 पर? आपको पूरे 55,000 रुपए पर टैक्स देना होगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जहां लोग गलती करते हैं। ये 50,000 की कोई डिडक्शन लिमिट नहीं है, ये एक ट्रिगर लिमिट है। मतलब लिमिट क्रॉस होते ही पूरा अमाउंट टैक्सेबल ब्रैकेट में आ गया। एग्जैक्टली। जैसे ही आप 50,000 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, फर्स्ट रुपी से लेकर आखिरी रुपए तक पूरा अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है। तो आपके एग्जाम्पल में उस 55,000 पर आपको अपने 30% स्लैब के हिसाब से लगभग 16,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज मैसिव। सो अगर वही दोस्त मुझे 2.5 लाख रुपए कैश में एज अ गिफ्ट दे दे, तो ये एक डबल डिजास्टर बन जाएगा। एक तो 2.5 लाख मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, जिस पर मुझे 30% टैक्स देना होगा, और उसके ऊपर पेनल्टी अलग से। राइट, क्योंकि मैंने 2 लाख की कैश लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस कर दी, मुझे पूरे 2.5 लाख की 100% पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आप पे दोनों तरफ से मार पड़ेगी। इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डॉक्यूमेंटेशन और चैनल का सही होना सबसे जरूरी है। लोग इन पेनल्टीज से डरते हैं, इसलिए वो एक क्लासिक इंडियन एक्सक्यूज यूज करते हैं। हाँ, वो लोन वाला एक्सक्यूज। लोग बोलते हैं, अरे ये गिफ्ट थोड़ी ना है, मैंने तो अपने दोस्त से लोन लिया था और मैं उसे EMI में वापस कर दूंगा। सही कहा। लोन बोल दो तो गिफ्ट टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनकम पर टैक्स लगता है, लोन पर थोड़ी ना टैक्स लग सकता है। पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इस लूप होल को भी कवर कर ही लिया होगा। पूरी तरह से। नए सेक्शन 18(8) के तहत कैश लोन लेने और रीपेमेंट दोनों पर एक कैप लगा दिया गया है। और आप जानते हैं वो लिमिट क्या है? सिर्फ 20,000 रुपए। We need to pause here. 20,000 रुपए. We all know there's always been friction with cash loans, but the 20,000 rupee limit feels particularly aggressive. ये लिमिट तो लगता है 1995 से अपडेट ही नहीं हुई है। हाँ, काफी पुरानी और लो लगती है।
आज के टाइम पर जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, 20,000 रुपए में एक ढंग का स्मार्टफोन भी नहीं आता। हाउ डू दे जस्टिफाई कीपिंग इट सो लो? गवर्नमेंट इस लिमिट को लो इसलिए रख रही है क्योंकि उनका इंटेंशन इसे इन्फ्लेशन के साथ मैच करना है ही नहीं। उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट इकोनॉमी को पूरी तरह डिजिटल करना। तो वो चाहते ही नहीं कि लोग कैश में छोटा मोटा भी लोन लें। उनका मानना है कि अगर किसी को बोरोइंग या लेंडिंग जैसा सीरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो वो फॉर्मल सिस्टम यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होना चाहिए। अगर आप 20,000 से ऊपर का लोन कैश में लेते हैं, चाहे वो अपने सेज फादर से ही क्यों ना हो, तो सीधा 100% पेनाल्टी अट्रैक्ट होगी। So the message is clear. You cannot act like an unregistered bank using physical cash. पर इतने टाइट सिस्टम्स के बावजूद लोग सिस्टम को ट्रिक करने की कोशिश तो करते ही हैं। लिटिगेशन होते हैं काफी। हाँ, लोग रोज नए लूप होल्स ढूंढते रहते हैं। लोग बोलते हैं, आपने पर डे की बात की थी ना, तो मैं रोज बैंक जाकर सिर्फ 1.99 लाख रुपया डिपॉजिट करूंगा ताकि मैं उस 2 लाख की स्ट्रिक्ट लिमिट के अंदर रहूं। और यहाँ एंट्री होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे पावरफुल टूल की, जिसे हम इंटेंट रेडार कह सकते हैं। नए सिस्टम में डिपार्टमेंट सिर्फ फिगर्स और डेट्स नहीं देखता, तो और क्या देखता है उनका एल्गोरिदम? वो उस कैश के सोर्स और ट्रांजैक्शन के असली इंटेंट का एल्गोरिदमिक और कंटेक्सचुअल एनालिसिस करता है। जब टैक्स पेयर्स पर डे लॉजिक को अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो डिपार्टमेंट उन ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल ओरिजिन से लिंक करने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन हाउ दे प्रूव दिस इंटेंट, क्योंकि हमारे नोट्स में एक बहुत ही ब्रिलियंट मास्टर एग्जाम्पल था, बैड इंटेंट वर्सेस गुड इंटेंट का। लेट्स लुक एट द बैड इंटेंट फर्स्ट। मान लीजिए एक माँ ने अपनी प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए कैश में बेच दी, जो कि पहली बात तो कंप्लीटली इलीगल है इस लेवल पर। राइट पर लेट्स अज्यूम उन्होंने कर दिया। अब बेटा उस 20 लाख के कैश को एक साथ बैंक में नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि 2 लाख से ऊपर सीधी 100% पेनाल्टी है। वो हर हफ्ते बैंक जाता है और एग्जैक्टली 1.9 लाख रुपीस डिपॉजिट करता है। महीनों तक ये चलता है। बेटा सोच रहा है कि वो बिल्कुल सेफ है, पर डिपार्टमेंट उसको नोटिस कैसे भेजता है? डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है क्योंकि वो उस कैश के ओरिजिन यानी उसके शुरुआती स्रोत को ट्रैक करते हैं। जब बेटा बैंक में लगातार 1.9 लाख डिपॉजिट कर रहा होता है, AIS उस एनोमलस बिहेवियर को फ्लैग करता है और क्रेडिट डिपार्टमेंट वहां से स्क्रूटनी शुरू करता है। हाँ, जब स्क्रूटनी होती है तो डिपार्टमेंट पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया। बेटा बोलेगा माँ ने दिया। फिर डिपार्टमेंट माँ से पूछेगा कि आपके पास एक साथ इतना कैश कहाँ से आया। वहां ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी सेल की बात सामने आ जाएगी। हाँ, तो ओरिजिनेटिव इवेंट कैच हो गया। एग्जैक्टली। अब डिपार्टमेंट देखेगा कि प्रॉपर्टी सेल तो एक सिंगल इवेंट था, तो पैसा एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। बेटा चाहे उसे 10 अलग डेट्स पर डिपॉजिट करे, डिपार्टमेंट उस पूरे 20 लाख को एक सिंगल ट्रांजैक्शन मानेगा। तो उसकी पेनल्टी बचाने की ट्रिक फ्लॉप हो गई। बिल्कुल फेल हो जाएगी। रिजल्ट पूरे 20 लाख पर सीधी 100% पेनल्टी। So the department doesn't just look at the small drops of water falling every day, they look at where the leak is actually coming from. उनके लिए ओरिजिनेटिव इवेंट सबसे जरूरी है। अगर सोर्स ऑफ फंड्स जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो आपका पर डे वाला ट्रिक पूरी तरह से फ्लॉप है। Exactly. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक गुड इंटेंट का केस देखते हैं, जहां ओरिजिन ऑफ फंड्स कंप्लीटली क्लीन और वेरीफाइबल है। मान लीजिए एक फादर के पास 5 अलग-अलग फिक्स डिपॉजिट्स हैं। ओके, समझ रहा हूँ। ये FD साल के अलग अलग महीनों में मैच्योर हो रही हैं। एक अप्रैल में, एक अगस्त में, एक नवंबर में, और ऐसे ही। वो ये सारा पैसा अपनी बेटी को गिफ्ट कर देते हैं एज कैश। बेटी जैसे जैसे FD मैच्योर होती है, वैसे वैसे कैश बैंक में जमा करती है। कभी 1.8 लाख, कभी 1.5 लाख। यहाँ पर भी तो लगभग सेम चीज हो रही है, लगातार कैश डिपॉजिट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ उन्हें नोटिस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ सोर्स नेचुरल और वेरीफाइबल है। अगर डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करता भी है, तो बेटी डायरेक्टली FDs के मैच्योरिटी डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा सकती है। राइट, एकदम क्लियर पेपर ट्रेल है उनके पास। डिपार्टमेंट देख लेगा कि पैसा सच में अलग अलग डेट्स पर अलग अलग मैच्योरिटी इवेंट से जनरेट हो रहा था। यहाँ टैक्स पेयर की इंटेंट किसी कैश लिमिट को तोड़ने या पेनल्टी बचाने की नहीं थी। पैसा अपने नेचुरल टाइमलाइन पर आ रहा था, तो ये लेजिट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे। यहाँ कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बहुत ही क्रूशियल इंसाइट है कि सिस्टम एक अंधी मशीन की तरह बस डेली फिगर्स नहीं देख रहा है। वो देखता है कि पैसा कहाँ से आया, किस कॉन्टेक्स्ट में आया, और क्या उसके पीछे का डॉक्यूमेंटेशन क्लीन है। सो इफ ही समराइज एवरीथिंग वी अनपैक्ड टुडे, द गोल्डन रूल्स फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी मूविंग टुवर्ड्स 2026। गोल्डन रूल्स बहुत सिंपल है।
पहला, बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा डिजिटल ट्रांसफर्स यानी NEFT, UPI या चेक्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, दोस्तों और नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते वक्त उस 50,000 की स्ट्रिक्ट ट्रिगर लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। और तीसरा, वो लक्ष्मण रेखा। हाँ, तीसरा, किसी भी हाल में वो 2 लाख की लक्ष्मण रेखा या कैश वॉल क्रॉस नहीं करनी है, वरना 100% पेनल्टी तय है। और आखिरी चौथा पॉइंट, बैंक अकाउंट्स में ईयरली 10 लाख कैश डिपॉजिट कैप और कैश लोन्स की उस अग्रेसिव 20,000 की लिमिट को हमेशा याद रखें। सच में, एक वक्त था जब लोग कहते थे अरे आपस का मामला है, भाई सी तो पैसे लिए हैं। आज वही आपस का मामला आपको बुरी तरह नोटिस दिला सकता है। इन स्ट्रिक्ट रूल्स ने फैमिली डायनामिक्स और फाइनेंशियल रियलिटीज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक बर्ड्स आई व्यू से देखें, जिस अग्रेसिवली 1 अप्रैल 2026 से ये कैश नियम लागू हो रहे हैं और बैकएंड पर AIS जैसे ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स ट्रैक कर रहे हैं, क्या हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां फिजिकल कैश सच में सिर्फ एक म्यूजियम आर्टिफैक्ट बनकर रह जाएगा? या बहुत बड़ा और वैलिड सवाल है ये कि कैश ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ हद तक फिजिकल करेंसी हमेशा सर्वाइव करेगी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके थॉट्स जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जरूर पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। As you watched full video, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।